हेलो हेलो हेलो, मैं सुदीप आप सबका स्वागत करता हूं अबाउट इंडिया के इस नए एपिसोड में। लास्ट वीक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए और इन डिसीजंस को फेस बाय फेस कंप्लीट होता देख हमारे लिबरल्स और ऑपोजिशंस का रोना जारी है। यानी इट इज़ अ ट्रू बर्नॉल मूवमेंट। मुझे तो ऐसा लगता है कि आने आते हुए टाइम में या फिर आने वाले टाइम में बहुत सारे पीआईएल्स भी सबमिट होने वाले हैं कोर्ट में, क्योंकि ये डिसीजंस ऑपोजिशन के गले नहीं उतर रहा है। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले और इन डिसीजंस को आगे डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि बहुत कुछ क्लियर होने वाला है आज। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जो पहली अनाउंसमेंट थी वो थी अमर जवान ज्योति के रिगार्डिंग। गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अमर जवान ज्योति जो इंडिया गेट पे ऑलरेडी प्रज्वलित है उसको मर्ज किया जाएगा विद द फ्लेम बर्निंग एट नेशनल वॉर मेमोरियल। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बट ऑपोजिशन ने कुछ और समझा और लोगों को कुछ और ही समझा रहे हैं। उन्होंने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि मोदी सरकार, ये फासिस्ट सरकार, अमर जवान ज्योति, शहीदों को सम्मान ना देने वाली ये सरकार अमर जवान ज्योति को बुझा देगी। बल्कि समझना बहुत आसान है। अब राहुल गांधी जी का ये ट्वीट देखिए, इसमें ये साफ तौर पे ये लिख रहे हैं कि सम्मान नहीं दिया गया शहीदों को, और दूसरा इसको ये दोबारा प्रज्वलित करेंगे। खैर, इस डिसीजन को आगे और डिस्कस करते हैं, बट पहले मैं आपको फ्लैशबैक या फिर हिस्ट्री में लेके जाना चाहता हूँ, ये समझाने के लिए कि इंडिया गेट क्यों बनाया गया था और अमर जवान ज्योति क्यों बनाई गई थी। 1914 से लेके 1921 के बीच में जो इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश इंडियन आर्मी में काम करते हुए और जंग लड़ते हुए शहीद हुए, उनके नाम पे ये इंडिया गेट बनाया गया। कम से कम इस दौरान 90,000 इंडियन सैनिक शहीद हुए। ये वॉर थी वर्ल्ड वॉर वन और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर। इसमें कम से कम 90,000 सैनिक शहीद हुए, बट इंडिया गेट पे सिर्फ और सिर्फ 13,300 सैनिकों का नाम ही उकेरा गया। इसमें से अधिकतर नाम इंडियन थे, इंडियन सैनिकों के थे, बट कुछ फ्यू हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स के भी थे। इसको बनाया गया था सर एडविन ल्यूटन द्वारा और ये इनॉग्रेट हुआ था 1931 में। अब बात करते हैं अमर जवान ज्योति के बारे में। 1971 की वो वॉर को ऑलमोस्ट सबको मालूम होगी। इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने अद्भुत पराक्रम दिखाया और 13 दिन के अंदर अंदर एक नया देश बना दिया, जिसको आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। तब की सरकार ये सेलिब्रेट करना चाहती थी और साथ ही में उस जंग में जो शहीद हुए उनको सम्मान देने के लिए कोई ना कोई स्मारक बनाना चाहती थी। तो उनको सबसे बेस्ट जगह लगी इंडिया गेट के नीचे। उन्होंने एक चबूतरा बनाया, उस पे एक इटर्नल फ्लेम वहाँ पे प्रज्वलित करी, जिसको तब नाम दिया गया अमर जवान ज्योति का, और उसको आज तक हम पूछते आ रहे हैं। बट अगर आप इन दो मॉन्यूमेंट्स के बीच में डिफरेंस करना चाहें तो कैसे करेंगे? मेरे हिसाब से इंडिया गेट बना था जब इंडिया गुलाम था। ब्रिटिश साम्राज्य ने 90,000 सैनिकों को सम्मान देते हुए एक बहुत बड़ा मॉन्यूमेंट बनाया। मैं नहीं जानता उसके पीछे उनकी क्या मंशा थी, कुछ भी मंशा रही हो, कितना भी प्रेशर रहा हो, या फिर यहाँ पे इमोशनल पॉपुलेशन को इमोशनल करने के लिए ये स्मारक बनाई हो, नो आइडिया व्हाट्सोएवर। बट उन्होंने एक मॉन्यूमेंट, बड़ा मॉन्यूमेंट सम्मान देने के लिए ज़रूर बनाया। हम आज़ाद हो चुके थे। आज़ाद होने के बाद भी हम कम से कम 3 जंग लड़ चुके थे। उसमें हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हुए, बट हमारी तब की सरकारों ने, या फिर बोले 70 सालों में, हमने कोई स्मारक नहीं बनाया। कोई ऐसी जगह नहीं बनाई जहाँ पे एज अ सिविलियन और या फिर शहीदों की फैमिली जाके वहाँ पे 2 मिनट नमन अपने अपना अपना रिस्पेक्ट दे सके, नमन कर सके। अब 2014 के बाद सरकार आई और 2019 में ये शहीद स्मारक बन के भी तैयार हो गया।
यहाँ पे भी एक फ्लेम जलाई जा रही थी। तो वेरी ऑब्वियस, जहाँ उस फ्लेम का सम्मान कहाँ होगा? जहाँ पे वो सारे इंडियन सैनिकों के नाम अंकित होंगे। क्योंकि ये जो नया शहीद स्मारक बनाया, नेशनल वॉर मेमोरियल बनाया गया है, यहाँ पे आज तक, चाहे वो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में हो या फिर इंडियन आर्मी में हो या फिर आज़ाद हिंदुस्तान में कोई सा भी मैन इन यूनिफॉर्म हो जो शहीद हुआ है, उसका नाम इस नए वॉर मेमोरियल में अंकित है। उसके फैमिली मेम्बर्स वहाँ पे आ सकते हैं, फूल वगैरह उस नाम पे चढ़ा सकते हैं। नॉर्मल सिविलियन वहाँ पे जाके इंस्पायर हो सकते हैं, रोमांचित हो सकते हैं उनकी कहानियाँ सुन के। तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अमर जवान ज्योति जो 1971 में प्रज्वलित की गई थी, उसका असली सम्मान भी वही है जहाँ पे उसके सैनिकों के नाम हैं। तो मेरे हिसाब से इस डिसीजन में कोई गलती नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। बट खैर, मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम देशभक्ति किन से सीख रहे हैं? शहीदों का सम्मान करना हम किन से सीख रहे हैं? जिन्होंने 1971 के हीरो फील्ड मार्शल मानेक शॉ का सम्मान नहीं किया? क्या हम उनसे ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो देशभक्ति दिखाएंगे या फिर सम्मान दिखाएंगे, जो कि आज तक एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगते हों, जो कि गलवान वैली इंसिडेंट के टाइम पे चाइना की तरफ ज़्यादा खड़े हुए दिखाई देते हों? हमें किसी को देशभक्ति का सर्टिफिकेट नहीं देना, ना ही किसी से लेना है, बट सही को सही और गलत को गलत कहना सीखना होगा। द थिंग इज़, इस डिसीजन में कोई गड़बड़ नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, एंड दिस इज़ प्योर फ्रॉम द हार्ट। इवन आर्मी एंड द मेन इन यूनिफॉर्म इज सपोर्टिंग दिस। तो जनरल सिविलियन को क्या गड़बड़ दिखती है इसमें? मुझको नहीं लगता। और मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर कांग्रेस पार्टी इसको उठा रही है, सवाल को उठा रही है, तो वो शहीदों को सम्मान देने के लिए नहीं। मेरे ख्याल से वो इस टॉपिक को ज़्यादा इसलिए उठा रही है कि उनको लगता है कि 1971 का वॉर का क्रेडिट कांग्रेस के हाथों से कहीं फिसल ना जाए। मैं ये चीज़ बहुत क्लियर, एज अ कॉमन इंडियन, मैं इस चीज़ को बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ। 1971 की विक्ट्री आर्म फोर्सेस के सर सजती है और साथ ही में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सर भी सजती है, क्योंकि ये उनकी लीडरशिप के अंदर जीती हुई विक्ट्री थी। तो 1971 का क्रेडिट आर्मी से, एयरफोर्स से, नेवी से और साथ ही में इंदिरा गांधी जी से कोई नहीं छीन सकता। नेक्स्ट डिसीजन जिसने कई लोगों को विधवा विलाप पे मजबूर किया, वो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का स्टैचू इंडिया गेट प्रेमाइसेस पे इंस्टॉल करने का। अब यकीन मानिए, एक व्यक्ति जिसको वॉर क्रिमिनल बोला गया हो और जब देश पूछे कि नेताजी कहाँ हैं, तो उन वॉर क्रिमिनल बोल के पल्ला झाड़ लिया गया हो। एक और सिनेरियो, कोई व्यक्ति एक फ़ौज बनाता है एक अच्छे मोटिव के साथ, देश को आज़ाद करने के लिए, और उस फ़ौज के फ़ौजियों के साथ प्रिजनर से भी गंदा व्यवहार किया जाए, टॉर्चर किया जाए। जो व्यक्ति फ्रीडम स्ट्रगल के टॉप पोजीशन पे होना चाहिए, उसका पोर्ट्रेट पार्लियामेंट में लगाने में कम से कम 2 दशक का वेट। कई लोगों को कैसे बर्दाश्त होगी ये न्यूज़? नेताजी का ग्रेनाइट में स्टैचू लगाया जाएगा उसी कैनोपी पे जहाँ पे किंग जॉर्ज द फिफ्थ का स्टैचू 1968 तक मौजूद था। आज की जो जनरेशन है दिल्ली में, वो ये नहीं जानती है क्योंकि वो खाली दिखता है। पहले उस कैनोपी पे, उस छतरी के नीचे किंग जॉर्ज द फिफ्थ उनका स्टैचू था। काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद ये सुना गया है कि काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे और उस प्रोटेस्ट के दौरान उस स्टैचू को बहुत क्षति पहुंची और फिर शर्मिंदा होकर तब की सरकार ने वो स्टैचू वहाँ से हटाया। कहा जाता था कि यहाँ पे नेताजी का स्टैचू तब लगेगा या फिर महात्मा गांधी जी का लगेगा। वो तब फाइल ठंडे बस्ते में गई, कल्चर मिनिस्ट्री ने ध्यान दिया नहीं दिया, बट अब ये ध्यान दिया गया। 23 तारीख को उनके जन्मदिन पे एक डिजिटल इमेज उस
छतरी के नीचे, उस कैनोपी के नीचे लगाई गई और मुझे ऐसा लगता है कि एक पूर्ण सम्मान उनको दिया गया है। एक बार उनकी लाइफ की तरफ हम ज़रा सा देख लेते हैं, ऊपरी सतह को ज़रा सा टच करने की कोशिश करते हैं। नेताजी 1920 में आईएएस क्लियर कर चुके थे। मीन्स तब वो इंडियन सिविल सर्विसेज बोला जाता था और आज के परिवेश में वो आईएएस है। तो वो 1920 में आईएएस, आप मान लीजिए वो आईएएस थे। 1 साल नौकरी की और तब उन्होंने वो छोड़ दी और फिर वो कूद गए आज़ादी की जंग में। नेहरू जी गांधी जी को फॉलो करते हुए वो कांग्रेस में आए और कांग्रेस में 1938 में वो प्रेसिडेंट भी बन गए। आइडियोलॉजी के तौर पे वो महात्मा गांधी से थोड़े भिन्न थे, तो इसी पे थोड़े डिस्प्यूट हुए। तब की कांग्रेस की लीडरशिप, सीनियर लीडरशिप ने गांधी जी का साथ दिया और उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। फिर उन्होंने नाज़ी जर्मनी से इंस्पिरेशन ली, जापान से इंस्पिरेशन ली और अपनी एक फ़ौज खड़ी की। बट तब वर्ल्ड वॉर 2 एंड हो रहा था और जापान गिर चुका था और फिर न्यूज़ आती है पूरे देश में कि नेताजी की डेथ हो गई है एक प्लेन क्रैश में। बट काफ़ी लोग ये भी बोलते हैं कि गुमनामी बाबा ही नेताजी सुभाष चंद्र थे। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टैचू जो कि अनवेल होगा, मुझे ऐसा लगता है कि 15 अगस्त के आसपास प्राइम मिनिस्टर मोदी 15 डेट्स का बहुत ख्याल रखते हैं। तो आई थिंक कि 15 अगस्त के आसपास ये स्टैचू बन के तैयार हो जाएगा। उसको इनॉग्रेट या फिर अनवेल भी मोदी जी 15 अगस्त के आसपास करेंगे। तो ये कभी भी हो, कुछ महीनों में ही होना है, कभी भी हो। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टैचू नेताजी के लिए जो सम्मान ये सरकार दिखा रही है, ये देश दिखा रहा है, नेताजी को इंडियन पॉलिटिक्स के स्पॉटलाइट पे ज़रूर लेके आएगा और उनकी आइडियोलॉजी भी पॉलिटिक्स में ज़रूर आगे आएगी। इंडियन यूथ तो इंस्पायर होगा ही, रोमांचित होगा ही, बट इंडियन पॉलिटिक्स में इसका फ्लेवर और उभर के आएगा। और एक जो ये कोशिश की गई है नेताजी के स्टैचू को ऐसी जगह पे लगाने की कि जिससे जो नेशनल सिंबल्स हैं, हर देश का अपना एक नेशनल सिंबल होता है। जैसे हमारा इंडिया गेट है, साथ ही में राष्ट्रपति भवन है, राजपथ है, जिससे देश जाना जाता है। जहाँ पे 26 जनवरी की परेड होती है, वहाँ पे नेताजी का स्टैचू लगाना आई थिंक नेशनल सिंबल के साथ उनको मर्ज किया जा रहा है और काफ़ी अच्छे उद्देश्य के साथ ये काम किया जा रहा है। तो आई पर्सनली थिंक दिस इज़ अ ह्यूज मूवमेंट एंड आई सैल्यूट नेताजी। और जो भी ये सरकार उनको रिस्पेक्ट दे रही है, बिल्कुल सही कर रही है। सो आई थिंक इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं और ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो में, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद।